नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे, आज की वीडियो देखिए हमारी प्राइम वीडियो है जो कि हमारे मेंबर के पास ही जाएगी और इस मेंबर में जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो ज्वाइन हैं, उनके पास ये वीडियो जा रही है। तो आज के बारे में, आज आर्बिट्रेशन के बारे में पूरा विश्लेषण ही करना चाह रहे हैं आपके सामने। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, क्या करें, प्रक्रिया आ गया, अवार्ड पास हो गया, हमें कोई नोटिस नहीं आया और हमारा अवार्ड पास करके बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आज का वीडियो देख लीजिए, पूरा देख लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले तो हम बताते हैं आर्बिट्रेशन होता क्या है और उसके बाद आर्बिट्रेशन पे आपत्ति कैसे देते हैं। आर्बिट्रेशन मतलब देखिए, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, तो उस कंडीशन में कंपनी के जो आप एग्रीमेंट साइन करते हैं या ऑनलाइन लिए हुए हैं तो ऑनलाइन में देखे होंगे कि आपने परमिशन दिया जाता है। तो उस परमिशन में ये कहीं ना कहीं मेंशन होता है, यदि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आप पे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी। आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो उस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में एक क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 में, कि आप एक दूसरे के सहमति से आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा और आर्बिट्रेशन जो अवार्ड पास करेगा वो दोनों को मान्य होगा। ये चीज़ होता है जब आप एग्रीमेंट रहता है, तो उस लोन के एग्रीमेंट में ये मेंशन रहता है। अगर उसमें पूरा पढ़ ले तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, सब बैंक के ही फेवर में होते हैं, एनबीएफसी के ही फेवर में होते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन। तो होता क्या है, जब आपने लोन लिया, डिफ़ॉल्ट हो गए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, तो एक प्रक्रिया होती है ये आर्बिट्रेशन की। जो आर्बिट्रेशन की नोटिस में क्या होता है कि आर्बिट्रेशन की आपको नोटिस जाती है प्रक्रिया की, कि आर्बिट्रेशन की आपकी प्रक्रिया स्टार्ट कर लिया जा रहा है। उसमें आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए आपके पास लेटर आता है। तो नियुक्ति के लिए लेटर आता है तो उस समय आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आता है और नोटिस का आपको रिप्लाई, उसका रिप्लाई नहीं, उसका ऑब्जेक्शन, आपत्ति पत्र देना जरूरी है। तो आपत्ति पत्र में क्या होता है, आज मैं पूरा अपने आपत्ति पत्र आपके बारे में पूरा बताऊंगा। ये 2 पेज का आपत्ति पत्र होता है जिसमें 8 पॉइंट होते हैं। ये 8 पॉइंट जो होते हैं, सब 8 पॉइंटों के बारे में आज हम आपसे पूरा डिस्कस करेंगे कि ये 8 पॉइंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या करना होता है। यदि आपको आप नोटिस आ गया, आपत्ति पत्र आज आपको अगर देना है तो कंपनी को करना क्या है, पहले तो आप आपत्ति पत्र देंगे किसको। नोटिस आपके पास आया तो नोटिस पे आपत्ति पत्र देंगे कैसे, पहले प्रेषक में अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद मैं हिंदी में ही आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको आपत्ति पत्र इंग्लिश में चाहिए चाहे हिंदी में चाहिए, वो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। तो पहला काम क्या, आपत्ति देखिए हमारे ज़्यादातर क्लाइंट लोग को हिंदी लोग हैं, हिंदी के भाषा ज़्यादा सरल और समझ में आ जाती है। और आपको ऑब्जेक्शन चाहिए तो उसको रिटर्न में इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, हिंदी में भी आपको दे देंगे जो चाहेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ आज। पहले तो आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिख देंगे। तो सेवा में मतलब आप किसको दे रहे हैं, उसमें जैसे बैंक को दे रहे हैं तो बैंक का नाम और एड्रेस जो कि उस नोटिस पे दिया होगा, और उसके बाद एक ऑब्जेक्शन लेटर, एक आपको आपत्ति पत्र देना है बैंक को, और जो बैंक का एड्रेस उस पर मेंशन किया होगा, और दूसरा आपत्ति पत्र आर्बिट्रेटर को देना है, जो सोल्व आर्बिट्रेटर का नाम होगा, एड्रेस होगा, जो सोल्व आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है उसको एक लेटर देना है। उसके दोनों का नाम वगैरह डाल करके आपको विषय में लिखना है, आप बैंक की तरफ से जारी आर्बिट्रेशन नोटिस, रेफरेंस नंबर जो होगा उस रेफरेंस नंबर या आर्बिट्रेशन का केस नंबर जो होगा उस केस नंबर को डालिए। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के असहमति के संदर्भ में आपका विषय में टॉपिक में ये हो गया कि बैंक के तरफ से जारी आर्बिट्रेशन की जो नोटिस है डेट के साथ, उस नोटिस का नंबर, केस नंबर, उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रक्रिया की असहमति के संदर्भ में। अब आप अपनी बात को लिखना चालू करेंगे। महोदय, आपको अवगत किया जाता है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, जो रेफरेंस नंबर, जो केस नंबर होगा उसको लिखिए। प्रारंभ में आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट 1996 के प्राविजनों के विरुद्ध है। अब विरुद्ध क्या है, इसलिए मैं निम्नलिखित कारणों से आपको प्रारंभ में अनुमति, सहमति नहीं देता हूं। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से मैं सहमति नहीं देता हूं। इस प्रक्रिया के खिलाफ मैं इस पे निम्न कारणों से आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट साइन किया है नहीं किया है, उसके कारण निम्न है। तो जो एक ऑब्जेक्शन के निम्न कारण में पहला टॉपिक जो होता है, पहला पॉइंट क्या रहेगा
पहला पॉइंट में रहेगा बैंक के साथ, देखिए इसमें जो भाषा लिखे उससे मैं आपको आपकी भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। ये तो कुछ भाषाएं होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो कि बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को या कोर्ट में या लीगल के लिए होता है, आपको आपकी भाषा में समझना जरूरी है। तो उसमें पॉइंट में होता क्या क्या है कि मैं आर्बिट्रेशन के समाधान हेतु एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया है। यदि ऐसा एग्रीमेंट बैंक के पास है तो एग्रीमेंट की कॉपी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले बैंक मुझे उपलब्ध कराए, और संभव हो तो एग्रीमेंट जो किया गया है उसमें आर्बिट्रेशन की सहमति नहीं है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे बैंक ने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसकी एक कॉपी हमें प्रोवाइड कराए, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से प्रोवाइड कराए कि हाँ इसमें आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया सहमत है, किस किस टर्म्स एंड कंडीशन पे सहमत हुआ है, उसकी एक कॉपी आप प्रोवाइड करिए। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा हो गया कि उधारकर्ता का, पहले आप अपनी बात को रख लीजिए कि व्यवसाय अच्छा चल रहा था, अपनी आर्थिक मासिक स्थिति जो है टाइम पे चाहती थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ वित्तीय स्थिति के कारण वित्तीय स्थिति खराब हो गई, उसके कारण किस्त नहीं जा पा रही है, जिससे उनका खाता एनपीए हो गया। कंपनी ने उसे कानूनी नोटिस एजेंट वसूलने के लिए भेजा, कई बार भेजे, एजेंट भेजे, रिकवरी एजेंट भेजे, एनपीए खाते के कारण कंपनी मध्यस्थता नोटिस भेजा है, हमारा अकाउंट एनपीए हो गया, इसलिए कंपनी ने जो मध्यस्थता का नोटिस भेजा है और उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मध्यस्थता कार्रवाई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उधारकर्ता एक आम आदमी है, माने आपने आम आदमी है, आपने आर्बिट्रेशन की जो ये प्रोसीडिंग है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह एक उधारकर्ता है, उसको तो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, यदि आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के विरुद्ध है, इसलिए मैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया प्रार्थी जो एग्रीमेंट में है मेरे गृह जनपद। देखिए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ये करते क्या है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ये आपके अदर स्टेट में, इलाहाबाद आप हैं दिल्ली के तो कलकत्ता में, कलकत्ता के हैं तो चेन्नई में, चेन्नई के हैं मुंबई, तो मुंबई इतने आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं। तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया संपन्न कराना है तो ऑनलाइन आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आज के साथ जो लिंक पे ये क्लिक करने के लिए कहते हैं, लिंक से आप जुड़िए, लिंक से बातें करिए और लिंक पे जुड़ करके आप आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दीजिए, तो लिंक पे हमारे ही इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि आप किसी भी अनजाने लिंक को मत क्लिक करिए। बहुत सारी सरकारें बता रही हैं कि अनजाने लिंक पे क्लिक मत करिए, नहीं तो आपके नुकसान हो सकता है। और ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है आपके गृह जनपद, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में करिए, जहां आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जहां पे ये है, जहां से इन्होंने लोन लिया है। बैंक में आर्बिट्रेटर के जो नाम सुझाए हैं, जैसे आर्बिट्रेटर की नोटिस में 4-5 नाम होते हैं, रिटायर्ड जज, सोल आर्बिट्रेटर गजेटेड ऑफिसर के नाम होते हैं। आर्बिट्रेशन के नाम सुझाए, उस पर निष्पक्षता पर प्रार्थी को शक है, उम्मीद है कि इसकी ये आप मेरे सहमत में फैसला नहीं देंगे। अनुचित नियुक्ति, यदि आर्बिट्रेशन की नियुक्ति की चुनना है तो क्योंकि निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए। कभी भी आर्बिट्रेटर जो कंपनी को लाभ हो रहा है, उस लाभ वाली कंपनी डायरेक्ट आर्बिट्रेटर को नियुक्त नहीं कर सकती। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी सहमति से नहीं किया जा सकता, जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट में आर्बिट्रेशन के प्रक्रिया में 1996 में जो है उसमें साफ साफ कहा है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति होनी चाहिए, और ये वन साइडेड आपके आर्बिट्रेशन के लिए नियुक्त कर देते हैं, जो कि यह प्राकृतिक न्याय यहां से आपको नहीं मिल सकती, इस पर आप सहमति नहीं है। न्यायिक एक पक्ष आर्बिट्रेशन का चयन पिछले संभावित पक्षपात अभाव से हो सकता है। देखिए आर्बिट्रेशन की नियुक्ति स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय में बाध्यता उत्पन्न कर सकता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय में बाध्यता उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है आर्बिट्रेशन
कि जो प्रक्रिया हो न्याय संगत निर्णय पूर्ण होगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन आपकी तरफ से नियुक्त किया गया है, आर्बिट्रेटर आपकी नियुक्त किया है। इसमें आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जारी किए गए नोटिस नहीं दिया। अब आपने आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसके लिए उसमें उचित समय नहीं दिया गया, उसमें आवश्यक माने आपको लिए जो उचित समय होना है, आपका जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेशन प्रक्रिया आपके डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपकी सहमति से होना चाहिए। आर्बिट्रेशन में एक तरफा अनुचित शर्तों के आधार पर शुरू की गए समझौता प्रावधानों के कानून की दृष्टि में अवैध है। इसका मतलब यह है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में एक तरफा अनुचित शर्त आधार पर शुरू नहीं किया जा सकता। इनका क्या शर्त है कि आर्बिट्रेशन मैं ही नियुक्त करूंगा, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हम ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे, आपको दे देंगे, आर्बिट्रेटर का अवार्ड भी पास कर देंगे, जो भी प्रक्रिया होती है वही करेंगे, तो ये कानून की दृष्टि में अवैध है। आर्बिट्रेशन की नियुक्ति में असहमति का व्यक्त करना सभी सर्वोच्च न्यायालय सर्वोत्तम है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी आपको आज प्रोवाइड कराएंगे, और इस निष्पक्ष निर्णय में आर्बिट्रेटर में जो लोनी के पक्ष में दिया गया कि अच्छा ये आपके पास एक राइट्स है कि आप आर्बिट्रेटर से ये चीज़ पूछ सकते हैं, आपने आज तक कितनी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया किया, कितना लोनी के पक्ष में दिया, कितना बैंक के पक्ष में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया किया, यदि दोनों कितना लोनी के पक्ष में किया है तो बैंक के पक्ष, तो इसमें ये आपका राइट्स है। आपने अगर आर्बिट्रेटर नियुक्त किए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं आज तक आपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में कितने लोगों के पक्ष में किया और कितना लोनी के पक्ष में किया है। तो ये प्रक्रिया लिखते हुए लगभग 8 पॉइंट होता है, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी, जो कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, इसको अटैच करते हुए, इसका हवाला देते हुए, इसके बारे में बताते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जो पिटिशनर था और नरेंद्र कुमार प्रजापति के नाम पे ये केस हुआ था, तो इसका हवाला, इसका जजमेंट की कॉपी को अटैच करते हुए कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के धारा सेक्शन 12 के उपधारा 5 में यह बात है, उस सेक्शन 12 के उपधारा 5 में है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वन साइडेड नहीं होता है। अगर आप वन साइडेड अवार्ड भी पास कर देते हैं तो बिना सहमति के जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की गई है उस अवार्ड को शून्य मान लिया जाएगा। और ये जजमेंट की कॉपी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेज नरेंद्र कुमार प्रजापति, जो कि ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, इसका हवाला देते हुए और ये आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब देते हुए, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में जो आपत्ति पत्र है, इस आपत्ति पत्र का जवाब देते हुए और इस केस के बारे में जवाब देते हुए आप इस आपत्ति पत्र को भेज दीजिए जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट, और इस जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट और मेल के माध्यम से आप इनको जरूर दीजिए। क्योंकि आर्बिट्रेशन की जो नियुक्ति होती है, कहीं ना कहीं देखा गया है ये बैंक के ही जो आर्बिट्रेटर नियुक्त होते हैं उनके ही तरफ से की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें प्राकृतिक न्याय के लिए बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक कि उनके ही ऑफिसर होते हैं, कहीं कहीं ये देखा गया है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया उनके ही साइड में ही भेज दिया जाता है, उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। कुल मिलाकर के आर्बिट्रेशन की आपके पास नोटिस आती है तो उस आपत्ति पत्र में आपको करना क्या है, आपको ऑब्जेक्शन लेटर, आपत्ति पत्र और जरिए स्पीड पोस्ट आप उसको भेज दीजिए, ताकि आपके पास भी ये रहे कि मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपके कंपनी को नोटिस दिया, आपत्ति पत्र दिया, ताकि आपके पास अगर एग्जीक्यूशन के लिए, अगर ये आपके नोटिस को, अवार्ड को, आपके नोटिस को, आपत्ति पत्र को रिकॉर्ड पे नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में अगर ये एग्जीक्यूशन के लिए आएंगे, निष्पादन करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे, तो इसका हवाला देते हुए आप केस को खारिज कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पे। यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से आर्बिट्रेटर नहीं नियुक्त हुआ है तो उसके द्वारा दिए गए अवार्ड को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। अब एक आपको मैं केस आपको बता दूं,
शायद आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, एक केस है हाई कोर्ट का है ये, इसमें हाई कोर्ट छत्तीस बिलासपुर का है ये केस, और केस का WP नंबर है 227, नंबर है आपका केस का नंबर 1162/2024। ये 2024 में हुआ क्या था, ये एक पेटिशनर थे, इनका नाम था राकेश खन्ना। मैं आपको वीडियो में भी आपका पूरा डिटेल, इसका केस का डिटेल भेज दूंगा। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें डिटेल में हुआ था। हुआ क्या था, इस केस में पेटिशनर जो थे रिकेश खन्ना और रश्मि खन्ना, हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इन्होंने कंपनी ने इनको प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं दिया। देखिए हो क्या रहा है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में कर क्या रहे हैं कंपनियां, कर क्या रही हैं, ज़्यादातर जैसे मामले आपके साथ भी आएंगे तो ये चीज़ जान लीजिए। इन्होंने क्या किया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जो कंपनी थी उन्होंने इनको प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस ही नहीं दिया, और न ही इन्होंने अवार्ड पास भी हो गया, अवार्ड की कॉपी भी इनको नहीं दिया। जो कि होता क्या है, अवार्ड की कॉपी दोनों पक्ष को देना जरूरी है, लेकिन इन्होंने न अवार्ड की कॉपी दिया, न इन्होंने आर्बिट्रेशन का प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया। तो उसमें हुआ क्या, जिला न्यायालय जब ये अवार्ड पास कर देते हैं, जो आर्बिट्रेटर होते हैं अवार्ड पास करते हैं, तो इसका निष्पादन होता है। ऐसा नहीं है कि ये लागू हो जाएगा, आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इन्होंने जो चीज़ अटैचमेंट के लिए दे दिया, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, पंखा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अटैच करने के लिए, वो अटैच होगी, ये लागू नहीं है जब से तक इसका आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय में इसका निष्पादन, एग्जीक्यूशन, पिटीशन नहीं होगा, तब से तक ये प्रक्रिया आपके ऊपर लागू नहीं होती है। तब इन्होंने क्या हुआ, चोलामंडलम कंपनी ने डायरेक्ट इनका अवार्ड पास कर दिया, अवार्ड की कॉपी भी इनको प्रोवाइड नहीं किया, सीधा कोर्ट में इनके पास एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन डाल दिया। लोनी को कुछ मिला ही नहीं, ना इन्होंने प्री नोटिस मिला, न प्रायर नोटिस मिला, न प्री आर्बिट्रेशन नोटिस मिला, न ऑर्डर मिला, कुछ भी इनको मिला नहीं। एग्जीक्यूशन डायरेक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन हो गया। तो इन्होंने किया क्या, एग्जीक्यूशन होने के बाद इनके पास सम्मन आया तो इन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिला। तो उस कंडीशन में ये चले गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में इनकी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। और रद्द क्यों कर दिया, जिस पार्टी मतलब जिसको लाभ होता है, इनकम होती है, जिसको प्रॉफिट होता है, जैसे कि चोलामंडलम कंपनी इसमें है, इस पार्टी को इनकम हो रही है, तो उसमें वो आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकता। आर्बिट्रेशन एक्ट में ये चीज प्रावधान है कि आप आर्बिट्रेटर की नियुक्त नहीं चुन सकते, आप डायरेक्ट नहीं चुन सकते। लोन लेते हैं, आप लोन लिए, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया खुद ही कर लेते हैं। ऐसा है तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपको चुन लेते हैं, तो आर्बिट्रेटर जो चुन लेते हैं ये दोनों की सहमति से होना चाहिए। उसके बाद जो जजमेंट आया है 4/3/2025, अभी मार्च का बात करें, 4 मार्च 2025 का जजमेंट है। जो पिटिशनर रिकेश खन्ना वर्सेज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका हवाला भी मैं आपको, इसका जजमेंट का कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि हाँ ये हाई कोर्ट का जजमेंट की कॉपी अगर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, मैं वीडियो पे भी लगा दूंगा कि ये इसमें हुआ क्या। 4 मार्च 2025 को जो जजमेंट आया, जिला न्यायालय ने कोर्ट को, जो जिला न्यायालय में केस चल रहा था आर्बिट्रेशन के निष्पादन का, उसको ही खारिज कर दिया है। और खारिज करने का कारण क्या है, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एक गाड़ी लिया था महिंद्रा कंपनी का, जिसका नंबर था, गाड़ी का नंबर CJ16CH 2479 करके, ये कुछ ऐसा ही था, अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। रुकिए बता देता हूँ। हाँ, का नंबर था CJ16CH 2489, ये गाड़ी का नंबर था, गाड़ी इन्होंने लिया था। उसमें क्या हुआ था, 29 लाख लोन लिया था, 29,20,800 रुपए का, और जो महीने की पर मंथ जो किस्त जाती थी 67,600 रुपए, 67,600 उनके पर मंथ लगभग इतनी जाती थी। तो लोन जाती थी, कहीं किसी विषम परिस्थिति आने के कारण लोन इनका डिफॉल्ट हो गया। चोलामंडलम ने इनके गाड़ी को भी
सरेंडर करा लिया, सरेंडर हो गया गाड़ी। उसके बाद चोलामंडलम ने आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी, ना इनके पास नोटिस दिया ना कुछ दिया, डायरेक्ट अवार्ड पास कर दिया। अवार्ड पास करने के बाद सिविल कोर्ट में जब ये सेक्शन 36 के तहत जब ये एग्जीक्यूशन निष्पादन करने के लिए अवार्ड का निष्पादन होता है, पहली बात सब बार बार मैं आपको बता दूं, निष्पादन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई भी आर्बिट्रेटर आपके नाम पे अवार्ड पास कर दिया वो लागू हो गया आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेटर नाम का जज नहीं होते आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर दोनों की सहमति से होना चाहिए। ऐसा नहीं मनमानी कोई भी आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दे, ऐसा नहीं। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना जरूरी है। तो उसमें क्या हुआ, अवार्ड सिविल कोर्ट में जब उनके पास सम्मन आया जो कि निष्पादन हुआ सेक्शन 36 के तहत निष्पादन, अवार्ड में आपको तो अवार्ड मिला नहीं था, डायरेक्ट कोर्ट में गए, सम्मन लिया। सम्मन में देखा कि गाड़ी को तो ऑलरेडी आपने सरेंडर कर दिया, ये अपने WS में अपनी बातों को बताया कि हाँ ये रिटेन स्टेटमेंट में कि हाँ यह गाड़ी का अब मैंने ऑलरेडी संबंध सरेंडर कर दिया। उसके बाद आर्बिट्रेशन की मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई। तो आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेशन का एक्ट है उसमें एक है सेक्शन 12 के उपधारा 5 में को ये पूर्ण नहीं किए। चुनने के लिए आर्बिट्रेशन निष्पक्ष होना चाहिए। जो कंपनियां हैं, कंपनियां डायरेक्ट आर्बिट्रेटर नहीं चुन सकती, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप चुन रहे हो तो निष्पक्षता कहाँ रह गई? हो सकता है आपके फेवर में हो, जानने वाला हो, आपके कंपनी से जुड़ा हो, उसको कहीं ना कहीं कोई लाभ मिल रहा हो, तो डायरेक्ट आप ऐसे आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकते। और निष्पक्षता रही नहीं, इनको नोटिस दिया नहीं गया था। आर्बिट्रेशन का अवार्ड का भी इनको ने डायरेक्ट इनका अवार्ड पास हो गया था, इसलिए इस हाई कोर्ट ने अवार्ड को ही रद्द कर दिया। जो इनकी प्रोसीडिंग चल रही थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था आर्बिट्रेशन का, उसके अवार्ड को ही रद्द कर दिया कि ये एग्जीक्यूशन जो हो रहा है होने योग्य ही नहीं है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाओं का, आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है उसके प्रावधानों के विरुद्ध है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में दोनों की सहमति होती है, इनकी तो सहमति ही नहीं ली गई और डायरेक्ट अवार्ड पास कर दिया गया, और अवार्ड की कॉपी भी नहीं दिया गया, न इनके पास नोटिस दिया गया। और दिया गया तो इन्होंने अगर दिया ही नहीं गया, इसमें तो इस कंडीशन में दिया कि नहीं है, तो हाई कोर्ट में उनके आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय में चल रही थी उस अवार्ड को ही रद्द कर दिया। अवार्ड जो पास किया था उसको कहीं चैलेंज ही नहीं करना है, उसको निरस्त कर दिया गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको करना क्या है। आर्बिट्रेशन की नोटिस में ये 2 पेज का आपको आपत्ति पत्र कंपनी को भेजना है, ये चीज़ें हो गई। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर के साथ ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करना है, ये अटैच करना है। और इसके साथ साथ भी अगर आपको चाहिए हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी, जो ये जजमेंट है रिकेश खन्ना वर्सेस चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपके अवार्ड को ही रद्द कर दिया गया है, इस जजमेंट की कॉपी को भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो ये रही आपकी पूरा विश्लेषण कि अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपको क्या करना है। पहला काम आपत्ति देना, उसके बाद आपत्ति के बाद जो भी नोटिस आते थे आपको आपत्ति देना है। आपत्ति देते समय 8 पॉइंट का जो मैं बताया उसका पूर्ण ध्यान रखना है, क्या क्या है और क्या क्या उसके नज़ीर देना है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करके देना है, ताकि उनको भी समझ में आए कि आर्बिट्रेशन एक्ट में जो सेक्शन 12 की उपधारा 5 में जो चीज़ है उसको आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में फुलफिल नहीं कर रहे हो, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मतलब वो एक जजमेंट हो जाता है जो सब पे लागू होता है। तो उसका हवाला देते हुए, आप उसके बारे में बताते हुए आप आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग को ही समाप्त कर सकते हैं। इसलिए रजिस्टर्ड डाक से आप इसकी आपत्ति भेजिए। यदि आप लोन लिए हैं और डिफ़ॉल्ट कर गए, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं लोन लिए हैं डिफ़ॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक लीगल प्रायर नोटिस, मैं आपको बता दूं, आपको लीगल प्रायर नोटिस आपको जरूर देना है। तो लीगल प्रायर नोटिस आपको देना है।
तो लीगल प्रायर नोटिस का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं। लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को कभी भी दे रहा है तो किसी एडवोकेट के माध्यम से, जैसे ये हमारा एडवोकेट का लेटर हेड पे होना चाहिए। क्यों? आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं, ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं किसी विषम परिस्थिति, तो सबसे आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप कंपनी को अवगत कराएं कि आपकी क्या स्थिति है। तो इसको अवगत कराने के लिए आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप हमारे माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। तो लीगल प्रायर नोटिस जो आप देते हैं वो पहला, आप लोन लिए हैं, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आपको लग रहा है कि आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि मैं लोन लिया हूं, अब डिफॉल्ट कर गया, अब नहीं दे पाऊंगा, तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी कंडीशन में आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से, तो पहले एडवोकेट के माध्यम से मतलब क्या होता है, एडवोकेट के माध्यम मतलब उस पे एडवोकेट के नाम लिखा होगा, उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा, ऑफिस का एड्रेस लिखा रहेगा, ईमेल आईडी लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, ताकि इस ऑब्जेक्शन लेटर का जो जवाब आ रहा है आपके पास भी आएगा, कंपनी के पास भी आएगा, कंपनी आपको भी हमें भी भेजेगी, एडवोकेट को भी भेजेगी और आपको भी भेजेगी। तो ये आर्बिट्रेशन, ये जो प्रायर नोटिस है, लीगल प्रायर नोटिस, ये आपको कंपनी को देना जरूरी है। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, तो ये सब चीजें जो पॉइंट टू पॉइंट 9-10 पॉइंट होते हैं, उसको जरिए रजिस्टर डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से एडवोकेट के स्टैंप पे, एडवोकेट की मुहर के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ, उनके एड्रेस के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको उनके लेटर हेड पे लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस ये आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, तो सबसे पहले आपको बताएगा, मैंने आपको कंपनी को जरिए स्पीड पोस्ट एडवोकेट के माध्यम से मैंने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दिया है अपनी परिस्थिति से। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपकी परिस्थिति, आपको लोन लिए, डिफॉल्ट कर गए किसी विषम परिस्थिति में, तो क्या परिस्थिति बनी, क्या हुआ, आपने इन्फॉर्म किया? बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या दुर्घटना हुई, घटना हुई, क्या हुआ, क्या विषम परिस्थिति आई, नौकरी छूट गई, जॉब लॉस हो गया, बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, कोई भी कारण हो सकता है किसी भी विषम परिस्थिति में। तो आपको क्या करना है, कंपनी को अवगत कराने के लिए, एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। ये नोटिस जाना अनिवार्य है। और लीगल प्रायर नोटिस देने के बाद आपके पास जो नोटिस आती है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जो नोटिस आती है आप भेजते जाइए, उसका जवाब देना जरूरी है, जवाब दीजिए। पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी आपने मजबूत कर रही है, नोटिस पे नोटिस दे रही है, नोटिस पे नोटिस दे रही है। क्यों दे रही है? क्यों? क्योंकि आपको कहीं चूक होगी, वो बताएंगे कोर्ट में कि मैंने इतनी नोटिस दिया श्रीमान, लेकिन इन्होंने हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। आप बिल्कुल डिफॉल्टर मत बनिए, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो जेन्युइन बनिए कि हाँ मैं जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मैंने लोन लिया, मैं भाग नहीं रहा हूं, नोटिस आ रही है, नोटिस का रिप्लाई कर रहा हूं। और जरिए एडवोकेट स्पीड पोस्ट के माध्यम से करिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।